चलिए लास्ट हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 3:15 पे एंड हो जाती है, तब भी 4:45 पर नहीं पहुंच पाते बच्चे हैं। बस यही स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में आते हैं यही सीरियस दिखाई देते हैं। चलिए उसके बाद हम कहाँ पर, मैंने आपको लास्ट डिसजॉइंट सेट्स करवा दिया था। यस, कैन यू सी मी? दिख रहा है? हाँ जी यश, आई कैन रीड योर नेम बच्चे, ठीक है। ओके चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है, आता रहेगा फिर आराम आराम से जैसे आना होगा। तो लास्ट हमने डिफरेंस ऑफ सेट किया था, बताइए भाई, डिफरेंस ऑफ सेट्स आपने लास्ट किया था, यस और नो? डिफरेंस ऑफ सेट्स किया था ना हमने, और वेन डायग्राम हो गया था उसका, डिसजॉइंट सेट्स हो गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब ऑपरेशंस के नाम पर, ठहरिए भाई थोड़ा सा, एक मिनट। ऑपरेशंस के नाम पर हम ये सब सेट्स के ऊपर कर चुके हैं। ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशंस है आपका यूनियन का, है ना, दूसरा है इंटरसेक्शन का, और तीसरा जो ऑपरेशन हमने किया था, ठीक है, वो आपके पास कौन सा था? डिफरेंस ऑफ सेट का। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके पास, रुकिए भाई एक मिनट जरा था, इसको विजिबल हो रहा है ये सही? ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स था। नेक्स्ट आपके पास क्या था? डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद हमने डिसजॉइंट सेट किया था, और इसके वेन्स डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। वेन डायग्राम के अंदर यूनियन के बारे में जब हमने बात की थी भाई, अभी यूनियन के बारे में बात की थी, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ए और बी, ये आपको ये बताया था कि ये यूनियन है सारे का सारा, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था? इंटरसेक्शन जो था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस क्विकली एक बार फिर से, जब तक सभी बच्चे नहीं आ जाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था इसके अंदर कि अगर आपके पास डिफरेंस है, ये दो सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी, ये हम शेयर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था डिफरेंस ऑफ सेट था, डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर आपके पास क्या है? ये एक सेट है ए, ये है बी, तो a माइनस बी हमने शेयर किया था, ये होगा, दिस इज योर a माइनस बी। उसके बाद b माइनस ए जो हमने शेयर किया था, दिस इज b माइनस ए। यहां तक हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद थोड़ा सा और ले लेते हैं इसमें, ये हमने शेयर किया था, ये a इंटरसेक्शन b, अब इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, a इंटरसेक्शन b। ओके ठीक है बच्चे, चलिए क्लियर है ये, यहाँ तक हम शेयर कर चुके हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, आपने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी, एसोसिएटिव पढ़ा था, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था, आइडम्पोटेंट पढ़ा था। आइडम्पोटेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेट है, जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वो खुद पे अप्लाई करना, दैट मीन्स ए यूनियन ए, हमने ए कहा था, ए इंटरसेक्शन ए, ये आइडम्पोटेंट लॉ है। अगर अब देखिए, अभी ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड था, हालांकि उस दिन भी मैंने शेयर किया था, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि मैंने आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, वो क्या था कि अब इस तरह की जब हम बात करेंगे a माइनस बी वाली, है ना, a माइनस बी वाली जो हम बात करेंगे यहाँ पर a माइनस बी, अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है भाई पिंक कलर, आप लोगों को यूज कर लो इसको, a माइनस, ये पिंक कलर यूज पता तो चल रहा है, ठीक है, ओके। अब a माइनस बी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अब इससे रिलेटेड
अब देखिए जिससे हम मैथमेटिकली, एक्चुअली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। एक तो ये वेन डायग्राम है जो सबसे इजी है और मेंस वाले ज्यादातर इसको यूज करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है, उसको भी आप यूज करते हैं। तीसरा जो है वो कोर डेफिनेशंस हैं, वो आप +1 के जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या सिंपल एग्जाम्स होंगे उसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ना तो वो वेन डायग्राम से सॉल्व होता है या फिर आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है। ठीक है, तो इन केसेस के लिए हम फिर क्या करते हैं, फाइनली हम इसमें कोर डेफिनेशन यूज होती है। तो जिन जिन चीजों का यूज होता है वो मैं अब लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे ये क्या था, ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है। चलिए बहुत डार्क लग रहा है, इसको चेंज करते हैं। अब ए जो है यहाँ पर a माइनस डी का मतलब ये होता है, a माइनस डी मतलब एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, ये हमने शेयर किया था। लेकिन मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ए का अब आप इस चीज को शायद समझ गए हैं कि ए माइनस बी, अब ये बात समझ आ रही है या नहीं। ए का ये ए है आपका, ये देखिए ये सारा ए है, इतने वाला ए मैंने क्यों लिया है, चलिए ये भी ले लेती हूँ, ये पूरा ये है, आप ए लेके चलिए पूरा का पूरा। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो देखिए क्या आएगा। अब ये कलर लेने का पर्पज सिर्फ ये था, आपको ये बताना था कि जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो ए इतना सा ही आएगा। ये देख रहे हैं, इसमें ये बी की बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये बी है आपका। तो ये रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छे से हमेशा याद ही होना चाहिए। जैसे आपको ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये याद है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन बोर्ड बेटा मेरे को एक्चुअली आइडिया है नहीं ग्रीन बोर्ड का, मैं देख लेती हूँ एक बारी, रुको। अब ये पता नहीं कौन सा बोर्ड आएगा। व्हाइट बोर्ड हो गया ये तो, ठहरो। अब दिख रहा है, ओह ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठहरिए भाई 1 मिनट, रुकिए मैं पूछ लेती हूँ। ओके यश, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसके अंदर अभी तो देखो, अब एडजस्ट कर लो फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है, यू आर राइट। नो ग्रीन, एक्चुअली यश कोई और बोल रहा होता तो मैं एग्री हो जाती, निशांत बोल रहा है। चलो भी ठीक है निशांत, आई एम ट्राइंग, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं कह दे पूछ लेती हूँ सर से। अच्छा ये देख लो, अब ये हमने कर लिया। अब लॉज के अंदर ना मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ छोड़ दिया था आपका, तो अब हम उसके ऊपर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर। 1 मिनट भाई, हेलो कपिल सर, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है? ग्रीन बोर्ड में बच्चे एक्चुअली ब्लैक में थोड़ा उनको स्ट्रेन पड़ रहा है, कैसे होता है मेरे को बता दो। बैकग्राउंड सर कहाँ से आएगा, ऊपर ये 3 बिंदियां हैं कहाँ से? ठीक है सर आप आ जाओ, ठीक है। चलो बेटा जब तक सर आ रहे हैं हम लोग इसी पे अभी आप कंटिन्यू करो। तो ये हमारे पास था, ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीजें आपको पता है। तो मैंने कहा कि लास्ट वाला हमारा जो रह गया है, अब हम उस पे जाएंगे, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ, ये 2 लॉज जो हैं वो आपने डायरेक्ट ही याद रखने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आपकी यूज हो जाती हैं, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशंस आपके यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। तो लिख लीजिए इसको, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके अंदर दोनों ऑपरेशंस आपके यूज होंगे। दोनों ऑपरेशन कैसे देखना सर इसके अंदर, अच्छा ये मैंने किया तो था ट्राई, कुछ पर हुआ नहीं। नहीं है,
इस पे किया था मैंने। एक वो ऑप्शन से सामने इसी बड़ा कम चल रहा है। कहाँ से आएगी? ये ठीक है, ये ज्यादा लाइट है, ये ठीक है। हाँ भी निशांत बताओ भाई, मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी इसको, सर जैसे बता रहे हैं बता के जा रहे हैं। बताओ ठीक है ये कलर? चलो ठीक है। कहाँ? ठीक है ठीक है। चलो भाई, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया था। सर एक मिनट, अच्छा ये ऊपर नीचे हो सकता है क्या? दिख रहा है? ठीक है ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा हैंड राइटिंग का मेरा बहुत ही गंदा सा आ रहा है इसमें, तो चलो कोई बात नहीं, वैसे कौन सी अच्छी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा है? मैंने कहा कि दोनों ऑपरेशन यूज हो जाते हैं, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए दोनों ऑपरेशन मैं यूज कर रही हूँ। अब दोनों ऑपरेशन इसमें मैं यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? ए यूनियन बी। इट्स लाइक जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट करते थे, तो अगर ये वाला पूरा का पूरा उठाकर बी के साथ लगा दो, इंटरसेक्शन कर दो, और फिर ए के साथ जो है आप यूनियन ले लो, किसका? सी का। एक तो ये ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरा ऑपरेशन जो है वो हमारे पास है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं, दोनों ही लॉ आपको पता होने चाहिए। जब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पूछता है कहीं पर, तो ये दोनों लॉ हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन उठाकर बी के साथ लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन सी। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? बी और सी दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ से पहले हम अभी डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में अभी बात करेंगे। पहले ये बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया कि होता क्या है? ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी वो हम कर चुके हैं। फिर मैंने कहा कि जब हमने डिफरेंस ऑफ सेट किया, डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड आपने ये चीज देखी कि a माइनस बी आपको पता चल गया, b माइनस ए पता चल गया, और हमारे पास a इंटरसेक्शन b पता चल गया। और ये भी हमने नोटिस किया अगर कि तीनों सेट्स जो हैं a माइनस बी, बी माइनस ए, देखिए चलिए अभी डी मॉर्गन लॉ से पहले एक बार पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डी मॉर्गन्स पे आएंगे। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि a माइनस बी हम इसको कर रहे थे, ये आपके पास a है, ये b है, तो ये चीज आपको बता दी अब मैंने कि a माइनस बी हमारा ये है, दिस इज योर a माइनस बी। और यहाँ से b माइनस ए जो है वो हमारे पास क्या है? ये b माइनस ए है, ये b माइनस ए है, ये देखिए दिस इज योर b माइनस ए। और नेक्स्ट जो है हमारा आगे है आपके पास इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों आप देख रहे हो, तीनों के कलर डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब तीनों डिसजॉइंट हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपके हमारे पास क्या कि आपके पास a माइनस बी, बी माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ये कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। दूसरा एक और डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जिसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सपोज दो सेट हैं ए और बी, इसको ऐसे नोटेशन होती है इसकी ट्राइंगल की शेप में, ए डेल्टा बी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप a माइनस बी के एलिमेंट्स को उठा लो, मतलब जो सिर्फ a में है b में नहीं है, और b माइनस a को उठा लो, उनका यूनियन ले लो, b माइनस a का उठा लो, उनका यूनियन ले लो, मतलब a इंटरसेक्शन b के कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे उसके अंदर। ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात आपको कही थी कि कोर डेफिनेशन में आपको सबकी बताती जा रही हूँ,
कोर डेफिनेशन जो है वो आपको सबको पता है। अब कोर डेफिनेशन का मतलब जब हम बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अब ये चीज तुमने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ बिल्कुल नोट करना था, बिल्कुल करो, नोट तो करना ही है यश, ये तो भाई नोट तो करने ही है अब नोट्स तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आ गया। अब इनकी कोर डेफिनेशंस, यश अच्छा मैं फास्ट हूँ, मुझे लग रहा है मैं स्लो हूँ भाई, अगर लगता है कि उत्सव, अब कोई बात नहीं, हाँ कर रही हूँ साथ साथ। अब इसके अंदर एक मिनट ये ले, अब इसके अंदर कोर डेफिनेशन, चलो मैं इसकी दोबारा लिख देती हूँ। अब ये मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर भाई फास्ट तो नहीं है, अगर फास्ट है तो बताओ स्लो कराते हैं। a माइनस बी की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, कोर वाली डेफिनेशन अब तुम्हें आ चुकी है, ये तुम्हें ये बात पता है इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक है भाई। अच्छा a माइनस बी का मतलब सारे के सारे वो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये भाषा तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, अभी इस भाषा को भी यूज करूंगी। नैन्सी इसमें मेरे ख्याल से प्रीवियस पेज तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसको रब कर दिया था ना, प्रीवियस पेज मैंने आगे से, मैं अब आगे ऐड कर देती हूँ, अभी मैंने रब किया आपके सामने, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यही चीजें बताई हैं, आप दोबारा से इसको पेन डाउन कर लो। डिफरेंस ऑफ सेट का, डिफरेंस ऑफ सेट ये रहा, ये देखो a माइनस बी, ये दिखाया मैंने a माइनस बी, ये दिखाओ, ये देखो a माइनस बी, ये a माइनस बी तो दिखाया, दोबारा लिखा है, देखो डेफिनेशन, कोर डेफिनेशन लिखनी थी, दोबारा लिखा क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस भी बताना था, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब आपके पास क्या हो गया कि सारे के सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। और अगर हम सिमेट्रिक डेफिनेशन लिखेंगे, a सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, बार बार बोल रही हूँ, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि a और b के जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लेने हैं। हाँ हर शब्द में आती हूँ उस पे, लॉ तो मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट करवा के दोबारा से एक बार लॉ लिखवा दूंगी, वो तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली ऑपरेशन से रिलेटेड था ना, एक बार फिर से लिख देते हैं। चलो पहले इसको कंप्लीट करो, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस को पहले आप जस्टिफाई करो। अब इसका कोर डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो इसमें अब आप बना सकते हो कि क्या होना चाहिए। देखो a माइनस बी का मतलब मैंने आपको बताया कि सारे के सारे वो x जिसमें x जो है a के एलिमेंट हैं, बट x के a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, या तो ऐसे सोच लो, या फिर a के एलिमेंट हो जिसमें b वाले ना हो, ठीक है। a कहता है कि भाई जो b के पास है मुझे अपने ही एलिमेंट्स में वो नहीं चाहिए, उसको हम a माइनस बी बोलते हैं। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस हमने b लिखा, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x सच दैट ये, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन नहीं होने चाहिए। अब मेरे को बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है, यहां तक बताओ, दोबारा से बोल रही हूं मैं, a माइनस बी का मतलब क्या बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल भी लेके आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी, अगर डाउट आ रहा है तो बताओ, वेन डायग्राम से भी बता दिया है कि वेन डायग्राम से इसको क्लियर कर दिया है, अच्छा ठीक है। a माइनस बी का मतलब समझ आ गया बच्चे, एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, b माइनस a देख रहे हो आप, डायग्राम से देखो, डायग्राम भी आपको कंफर्टेबल होने चाहिए। फिर दोनों ये तीनों डिसजॉइंट सेट हैं कि ये पॉइंट लिखवाया है कि a माइनस बी, बी माइनस a और a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ठीक है आगे नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस, भाई ये होते ही आज ना आपको 2 डीपीपी भेजूंगी मैं, और उसमें मार्किंग भेज दूंगी, वो करनी है आपने पहले, फिर उसके बाद आपने बुकलेट करनी है, ठीक है। चलिए अभी ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं लेने हैं, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, बी माइनस ए मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। जो सिर्फ ए के पास हो और बी के पास हो, उन दोनों एलिमेंट्स का यूनियन जब हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाता है, और इसकी कोर डेफिनेशन जो है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये है। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखिए भाई आगे। अब
ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट रह गया, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। लिखिए अब, अच्छा सॉरी, चलिए अब एक बार ऐड कर देती हूँ मैं, मुझे नहीं पता था तो ये आपको जरूरत पड़ी, अब ये ऐड कर लेते हैं, अब जो रब हो गया उसमें हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर आपके पास क्या होता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू जो है यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है वो सबसेट ऑफ यू है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम क्या कहेंगे, वो होगा आपके पास, अब देखो माइनस की बात आपको समझ आती है, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड कर लो, फिर ये हो जाएगा यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के ऊपर अंडरलाइन आती है क्या, कौन से ए पर, ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ए डैश ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि यू माइनस ए। अब एग्जाम्पल देख लो, सपोज मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है यहाँ पर 1 2 5 7 9 8 3 भी लिख लेते हैं चलो, ठीक है, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया। उसके बाद मैंने एक सेट ए लिया, ए मैंने लिया 2 5 9, ये मैंने ए सेट लिया, यहां तक समझ आता है। अब इसके अंदर 2 5 9, अब आपने कौन सा लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब मैं लिख रही हूं ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, u माइनस ए, मतलब वो एलिमेंट्स u के जो कि a के पास ना हो, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 7 8 3, बस सही है, इतना ही है, ठीक है। तो ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, u माइनस ए। तभी तो डिफरेंस ऑफ सेट जो है उसको पहले बताया कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि a के वो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर a कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमें u के वो एलिमेंट्स चाहिए जो कि a के पास ना हो, तो हमने उसको लिख दिया ये। अच्छा अब एक छोटा सा काम और करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को ब्रीफ करने के लिए, कि a के कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, मतलब अब a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चेक करना है, तो अब मुझे एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि a के कॉम्प्लीमेंट के पास ना हो। इसका मतलब अब अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5 और 9। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आई। ये बात कितने लोगों को समझ आई भाई, पक्का क्लियर आ रही है बात समझ। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, जो आपका मेन सेट है, अगर आपके पास कोई एक स्मॉल सेट है उसके एलिमेंट्स को छोड़कर जो यूनिवर्सल का सेट बच गया वो आपके पास किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए के पास नहीं हो, ठीक है। तो मैं कह दूं कि इज डिफाइंड एज u be the universal set and a be the subset of u, then o complement that is equal to u minus a। हर्षवद अभी लास्ट वाला अभी रुक जाओ, फिर से एग्जांपल और एग्जांपल से ब्रीफ करेंगे, पर पहले डेफिनेशन लिख दो। दैट इज, पता है ना ये दैट इज का सिंबल होता है आई डॉट ई, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ, दैट इज द सेट ऑफ all those element, the set of all those element of u, the set of all those elements of u which are not in a। बताओ पहले यहां तक बताओ, is it clear? The set of all those elements of u which are not in a।
देखो क्लियर हुआ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया। तो डिफरेंस ऑफ सेट से ही डिफाइन किया हमने इसको। तो अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में u माइनस ए ही है, लेकिन हम इसको अलग से नाम दे देते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट के विद रिस्पेक्ट टू हो गया। वहां पर आपने a माइनस बी किया था, दो सेट्स उठाए थे और दो सेट्स के बीच का डिफरेंस देखा था। a वाला कहता है कि b के पास जो समान है मुझे वो नहीं चाहिए, जो मेरे पास सिर्फ अपना है, जो b ने नहीं देखा है वो मेरे को चाहिए। a माइनस बी जो है वो ये चीज है। लेकिन जब a की जगह पर हम u लिख देते हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाती है। पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर से एक पार्ट जो है, a का पार्ट हम निकाल देते हैं तो वो a का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। बात समझ आई यहां तक? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलें आगे भाई, अभी तक डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए आगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने u लिया यहां पर, ठीक है, x, चलो बड़ी देर हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूं a, दैट इज x सच दैट x is an even natural number। ठीक है, अब आगे लिख देते हैं b, x such that x is an odd natural number। अच्छा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि u माइनस ए इज इक्वल टू बी? या आप कह सकते हो कि a का जो कॉम्प्लीमेंट है वो b है? बताइए अब, a का कॉम्प्लीमेंट b आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो a का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो वो क्या आएगा आपके पास? a का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो वो b आ जाएगा। इवन निकाल दो तो आपके पास। ठीक है, अब जो बात आपको समझ नहीं आई थी, अब फिर से मेरी बात सुनना। अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूंगी तो क्या वो a आएगा इस केस में? ठीक है, अगर हम b का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहेंगे तो वो a आएगा। अब एक और चीज देखना, भाई मेरी आवाज आ रही है? a का कॉम्प्लीमेंट b था, b का कॉम्प्लीमेंट a था, तो a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस a हो गया। a का कॉम्प्लीमेंट जैसे ही आपने कहा कि a का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट वापस क्या करेंगे? इवन नंबर। इज इट ओके? ये बात समझ आई? तो जो कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जीरो के बारे में हमने बात नहीं करी है ना, इसलिए मैंने नेचुरल नंबर लिया है। यू नो जीरो इज इवन, आई नो दिस थिंग। नेचुरल नंबर भी तो लिखा ना साथ में बेटा, तो जीरो के बारे में क्यों सोच रहे हो? फिर उसको छोड़ दो, जीरो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट आपके पास है, अब यहां से देखिए, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट था। और छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, किसी को अभी भी डाउट आ रहा है तो। सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ ये लीजिए, एक ये लिखते हैं। अब ये यू लिया 2 3 4 और ए ले लेते हैं एक 2 3। बहुत छोटा सा यूनिवर्स है ताकि आपको समझ आ जाए, जिसको अभी भी डाउट आ रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 होगा। अब बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4 5 होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये दो नहीं है भाई, ये अब ये चलिए, अब ये ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो क्या आएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट के पास वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्स के पास है। ठीक है, 2 3, तो वापस ए आ गया। क्या कहते हो? बताओ भाई, ये बात समझ आ गई अब? हाँ जी हर्षद, बताओ क्लियर है बेटा? तू कह रहा था नहीं समझ आ रहा था, बोलो। इज इट ओके? चलें आगे?
क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो कॉम्प्लीमेंट की। एक जो मेन वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब अगर एक मेन वाली प्रॉपर्टी जो थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट में आपके पास क्या है देखिए, नेक्स्ट में इसी की प्रॉपर्टी जो है उसको हम इलेबोरेट कर देते हैं। तो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लो। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहली बात, एक बात, अगर मैं u का कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा, बताइए। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो फाई आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो u आएगा। एग्री? यूनिवर्सल सेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें वो एलिमेंट दिखाने हैं जो u में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम उसको क्या लिख देंगे, फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो u आ जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने आपको ये बता दी है अभी, कौन सी, के a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस a आ जाएगा, a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस a आएगा, बताओ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया हमने। फिर अगर आप a ऑपरेशन अप्लाई कर दो, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। a के भी सारे एलिमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट, तो क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, isn't you? उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, इसमें बताइए क्या आएगा, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, क्या ये फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरी गुड, ये क्लियर हो गया सबको। तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अब तुम्हें पता है, तुम्हें समझ आ रही है ये चीज कि ये तो खुद ही जनरेट हो जाएंगी, मैंने इसमें हमने रटना नहीं है। लेकिन हाँ, इनको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हम अप्लाई कर सके, बार बार इतनी देर तक हम सोचेंगे नहीं। जब आप 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी फाइनली, ठीक है। और अब हमने इनकी कोर डेफिनेशंस कर रही है, ये सारे का सारा हमारा पोर्शन जो है। अब उसके बाद अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। देखो मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन कराया था, उससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया। अब कॉम्प्लीमेंट जब आपको पता चल गया तो फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको लिख लो, अब आप इसको लिख सकते हो, ये मैंने तब कह दिया था कि अभी रुको कॉम्प्लीमेंट करते हैं पहले। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, वो ये कहता है कि अगर आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, अगर आप A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करता है, ये वाला लॉ। हाँ जी, क्या लिख रहे हो बेटा? हाँ, नाम याद रखने होंगे। डी मॉर्गन्स अगर उसने बोला है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और डी मॉर्गन्स लॉ अलग अलग चीजें हैं ना, तो डी ज्यादा नहीं है, इतनी बार आता है कि आपको याद हो ही जाएगा। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनियन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देगा A, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और यहां हम देखेंगे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या रहता है कि वो आपके पास इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बताओ भाई, हो गया क्लियर ये? तो ये मेन लॉ था, प्रॉपर्टीज जो थी, डी मॉर्गन्स लॉ था। यूनिवर्सल सेट हैज एम्प्टी सेट, देन लव क्या पूछ रहे हो? अरे अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसके तो सबसेट ही क्या होंगे ना, तो ए और बी दो सबसेट्स निकलेंगे तभी तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। दो सबसेट्स तो होने चाहिए ना, डी मॉर्गन्स लॉ तो तभी लगेगा। और नॉन एम्प्टी सेट के लिए यूज करोगे ना, एम्प्टी सेट के लिए हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी, जब ये चीज की जरूरत पड़ेगी हम इसको हैंडल कर लेंगे। कहीं पे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई आ रहा होगा तो आपको पता ही है उसका आंसर भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा वापस, ठीक है। अभी और एक दो क्वेश्चंस करते हैं ना, उसके बाद यू विल गेट इट कि क्या बताया जा रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है।
यूनिवर्सल सेट के अंदर एम्प्टी सेट हो सकता है? तुम क्या बोल रहे हो? लव, यूनिवर्सल सेट जो होगा ना नंबर्स का होगा बेटा, उसके पावर सेट के अंदर आप कह सकते हो मुझे कि भाई आपका एम्प्टी सेट हो सकता है। यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में कंप्लीट सेट है पूरे का पूरा। बताइए, क्लियर है? आई बात समझ यहां तक? ठीक है, अब आप में से शायद किसी ने नोट नहीं करा था तो अब कर लो। अब जिस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट पे था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोबारा लिख रही हूं मैं, इसको नोट कर लो अगर तब रह गया था तो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने देखा क्या किया इसने? ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए यूनियन को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसने क्या किया? ये इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या लिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बताओ भाई, क्लियर है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब समझ आ गया? अब देखो मैंने आपको ऑपरेशन सारे हमने कर लिए, हमने किया कौन कौन से? यूनियन किए, इंटरसेक्शन किया, कॉम्प्लीमेंट किया, नेगेटिव वाला किया, ए माइनस बी किया, वेरी गुड। ठीक है, और हमने इन ऑपरेशंस के लॉज भी कर लिए कि ए यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहां से आया? यूनियन और इंटरसेक्शन को कंबाइन करके। ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ कहां से आया? कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। बताइए, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट है तो अब पूछ लो, अभी फिर आगे चलते हैं। इज इट ओके? चलें भाई आगे, फिर क्वेश्चंस शुरू करें फिर इसके। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, अब उनको ध्यान रखिएगा कि आपके पास, अब हमने a माइनस बी के बारे में बात की है। अब ये तो मैंने लिख दिया है। अब a माइनस बी के बारे में बात की है, तो a माइनस बी जो होता है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ भाई, अगर समझ लोगे, कोर वाली सारी चीज बता रही हूँ। इस चीज को देखने के एक तरीका मैंने आपको बताया था, वेन डायग्राम। बताया था कि नहीं? बताइए। एक मेथड मैंने आपको क्या बताया? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपने ये समझ लिया है कि a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब दूसरा एक और मेथड होता है जो कि कोर वैल्यू है, हालांकि वो आपने ज्यादा यूज नहीं करना है, पर फिर भी एक दो क्वेश्चंस में जरूर कराऊंगी ताकि अगर कुछ ऐसा आपको कोई बताएगा वो पता हो कैसे भी लिखते हैं। अब पहले याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब A कंटेन्ड इन B, दैट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में हो और B कंटेन्ड इन A हो। एक तो आपको ये चीज बताई थी। अब मैं कोर वाली डेफिनेशन यूज करूंगी। ठीक है, अब A कंटेन्ड इन B दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? ये चीज क्या इंप्लाई कर रही है? X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। इसका यही मतलब बताया था, बताओ। अब ये चीज आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर A कंटेन करता है B के अंदर तो उसका मतलब क्या है कि X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। और अगर यहाँ पर ये आपके पास क्या है? X बिलोंग्स टू B इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यूज करके मुझे ये चीज बतानी है कि A माइनस बी जो है वो किसके बराबर है? A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। मैं ये चीज जो है इसकी हेल्प से प्रूव कर दूंगी। अब वो कैसे प्रूव करूंगी? इसी चीज को यूज करके। कौन सी चीज को? जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। ठीक है, तो एक बार ये छोटा सा रिजल्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ये कोर डेफिनेशन से भी प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, आपने किससे करने हैं? वेन डायग्राम से करने हैं। आपने किससे करने हैं? प्रॉपर्टीज से करने हैं। फिर लास्ट आती है ये ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन इस मेथड के बिना नहीं हो पाते, फिर उस टाइम पे एकदम बताना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब आप देख लो। ठीक है, अभी निशांत मैं सारा ही बता रही हूँ, तुम देख लो इसको। ये पॉइंट याद रखो बस कि मैं इस चीज को यूज करूंगी। अब ये A और B हैं, तो मैंने दिखाया A इज कंटेन्ड इन B इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A,
implies x belongs to b, इसका ये मतलब है। और जब मैंने ये बताया तो इसका क्या मतलब है कि x belongs to b implies x belongs to a। अब देखिए हम इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं, हम मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं, तो मतलब टू प्रूव दिस we will show दो पार्ट हम दिखाएंगे। क्या दिखाऊंगी मैं, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर ऐसे एक दो क्वेश्चन हम और शेयर कर लेंगे, ज्यादा नहीं पर। A इंटरसेक्शन B इज कंटेन्ड इन A माइनस B। बताओ ये दो चीजें अगर हम प्रूव कर दें तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे? अब मेरी बात बताइए, अगर मुझे ये चीज शो करनी है कि ये दो चीजें इक्वल हैं, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि ये इसमें कंटेन कर रहा है और ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो क्या ये आपको समझ आती है बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहां तक मेरी बात समझ आई है? ठीक है, तो चलिए इसको फिर शुरू करते हैं। अब मैं ये वाली डेफिनेशन हटा रही हूँ यहां से, मैं इसको उठा के आपको बता रही हूँ कैसे प्रूव करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रूव करते हैं कैसे, कोर डेफिनेशन से। A माइनस बी इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये मैं प्रूव करना चाहती हूँ। ये मैं कैसे प्रूव करूंगी, सुनना ध्यान से। मैं इसका एक एलिमेंट उठा लेती हूँ, इसका एक एलिमेंट जो कि जर्नल है, जर्नल का मतलब कोई भी x, A माइनस बी मुझे नहीं पता कौन सा भी सेट पड़ा है, उसमें से मैं एक एलिमेंट उठा लेती हूँ। मैंने लिखा टू प्रूव दिस, लेट कर दीजिए यहाँ कि मैंने एक एलिमेंट उठा लिया A माइनस बी का। देखिए अभी लैंग्वेज से आप अपने आप वहां पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ। कैसे? क्योंकि आपको कोर डेफिनेशंस पता है। अब x बिलोंग्स टू A माइनस बी इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड का सिंबल है, ये सब जानते हैं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बताइए मेरी भाषा समझ आई? ये बात समझ आई? मैंने क्या कहा कि मैं इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें दिखा दूंगी। कैसे दिखा रही हूं? मैंने कहा कि अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया बच्चे, एक एलिमेंट, वो एलिमेंट आर्बिट्रेरी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन A माइनस बी में से, उसको मैंने X से शो कर दिया। मैंने कहा कि X बिलोंग्स टू A माइनस बी, तो इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब आपको भाषा समझ आनी चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि x बिलोंग्स टू A एंड अगर x B में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो पक्का होगा। अब ये बताओ ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर x B में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा पक्का। ये बात समझ आती है? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या रहता है, इंटरसेक्शन। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दूं? आपने x A माइनस बी में से उठाया था और आपने उसको किस में शो कर दिया? आपने बच्चे उसको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में शो कर दिया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका मतलब A माइनस बी, मतलब A माइनस बी के सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं? A इंटरसेक्शन B में। तो क्या मैं ये कंटेनमेंट दिखा दूं? सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लिया है मैंने। आप डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब कुछ इससे प्रूव कर सकते हैं इस भाषा से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने की जरूरत पड़ सकती है उतना मैं बता दे रही हूँ, लेकिन हाँ इतने की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसा ना हो क्या वो पता ही ना हो कि ऐसा भी कोई मेथड होता है। अब मुझे बताओ यहाँ तक मेरी लैंग्वेज समझ आई? अब आपको ये चीज समझ आई कि एक का कंटेनमेंट मैंने दूसरे के अंदर निकाल दिया। चलो अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। जब हम सेकंड पार्ट उठा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए सेकंड पार्ट, तो अब मैं क्या शो करना चाहती हूँ सेकंड पार्ट के अंदर? मैं ये शो करना चाहती हूँ, मैं यहीं से ही शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एलिमेंट इसमें से उठाऊंगी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में से, और किस में दिखा दूंगी? A माइनस B में दिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए उठाते हैं। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये लीजिए उठा दिया। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इंप्लॉइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B का कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है, जो जो दिख रहा है, जहां कुछ जगह पर कुछ समझने वाले पॉइंट्स होते हैं, बट आपको जितना जरूरत है वो बता दिया मैंने। तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, क्योंकि वो B के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब वो B में नहीं है।
अगर मैंने लिखा कि x जो है वो b के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब वो b में नहीं है ना, वो तो b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ। और यहाँ से ये किसका डेफिनेशन है, आप कोर डेफिनेशन पे जाओ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b। बताइए भाई, बात समझ आई? हाँ, बस लास्ट स्टेप से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आप इतने कंफर्टेबल नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे कह देती इफ एंड ओनली इफ, ऐसे उल्टा चला दो, ऐसे चला दो उल्टा। बिल्कुल, ये दूसरा लिखने की भी जरूरत नहीं होती कई बार। आ गई बात समझ? तो ये बेटा दूसरा मेथड होता है। तो यहां से तुमने अब किसका एलिमेंट लिया था, ये तुम्हारे पास है x बिलोंग्स टू a माइनस b। अब तुमने किसका एलिमेंट लिया था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। ये कॉम्प्लीमेंट को कहीं मैंने c लिखा है, कहीं डैश लिखा है, तो भाई सारे में डैश ही कर लो, क्योंकि फिर बाद में तुम परेशान होगे कि ये कैसे लिख दिया। सारे में डैश कर लो। ये b डैश लिखा था हमने, यहाँ पे भी b डैश है, a इज कंटेन्ड इन b डैश, ये हो गया। अब इसमें आपने a इंटरसेक्शन b डैश में दिखाया, a इंटरसेक्शन b डैश जो है दैट इज कंटेन्ड इन a माइनस b। अब बताओ क्या दोनों चीजें प्रूव हो गई? क्या ये इसमें कंटेन हो गया, a माइनस बी कंटेन हो गया, ये दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए। और अगर दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। हेंस यू कैन राइट लास्ट पे दोबारा से कि ये बराबर है। बताइए क्लियर है ये यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि आपने क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लीजिए एक दो ऐसे से, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, नाउ आई विल सेंड यू अ डीपीपी, जिसमें आप ये चीजें करोगे कि हाँ कैसे इसकी वैल्यू जो है वो प्रूव करनी है। इसके अंदर आप एक और लिख लो क्वेश्चन, सिंपल सा ही करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेकिन दोनों तीनों तीन चार तरह से कर सकते हो अब आप क्वेश्चन को, यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग वेन डायग्राम। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ और आपको ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चन हम दो तीन तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी भी, अब यहां पर है आपके पास a माइनस बी यूनियन सी, सिंपल, दिस इज इक्वल टू, कोर वैल्यू से आप खुद ट्राई करना, कोर वैल्यू से आप खुद ट्राई करना, क्योंकि वो हम ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे, बस आपको मैंने सिखा दिया है। ये हो गया यूनियन a माइनस सी, इसको प्रूव करना है। देखो a माइनस बी इंटरसेक्शन, सॉरी माइनस का साइन बाहर होता है तो इंटरसेक्शन आ जाता है, हालांकि ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैक्सिमम टाइम पे ये प्रूव करना है भाई, a माइनस सी। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम दो तरह से तो बिल्कुल आपको आता है, आप खुद बैठ के प्रूव कर सकते हैं, बैठे हुए आप इसमें ट्राई करिए अब इस तरह से कि वेन डायग्राम से अगर इसको सोचना हो, और दूसरा प्रॉपर्टीज से। अब प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता दिया, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव बता दिया, ठीक है, और आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बता दिया, ये सारा प्रॉपर्टी में आता है। अब किसको ये भाषा समझ आती है वो देखो। तो नाउ फर्स्ट पहले मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ, not with the definition of course, using properties। चलो प्रॉपर्टीज से कैसे करते हैं वो भी देख लो। प्रॉपर्टीज से अगर हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज से जब हम प्रूव करेंगे इसके अंदर, तो आप a माइनस बी की प्रॉपर्टी जानते हैं, अभी मैंने सिखाई थी। a माइनस बी जहां पे लिखा हो उसका मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा। ठीक है, तो अब इसको मैं उठा रही हूँ, ये देखो इसको उठा रही हूँ, ये मेरा a माइनस बी यूनियन c है। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि ये a इंटरसेक्शन b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट है? कितने लोगों को बात समझ आई? क्या लगाया मैंने? ये वाला फॉर्मूला लगाया है। बताओ कितने लोगों को, अगर किसी को डाउट आ रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक सेट है A, ये दूसरा सेट है B, A माइनस बी का मतलब क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है बच्चे? A माइनस बी, ये पूरा B सेट है मेरे लिए, तो क्या मैं इसको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ? बिकॉज ऑफ दिस। आप इसको बेशक यहाँ लिख लीजिए, याद रखना चाहते हैं
तो बिकॉज आप यहां पर लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टी ये देखो, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का मतलब दिस इज इक्वल टू, अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, खुल नहीं सकता, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ सिखाया मैंने आपको, आप इसको लिख सकते हैं ए, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ जब हमने लगाया तो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, अब ये आपके पास बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ मैं लिख रही हूँ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए लिखा मैंने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि वहां इंटरसेक्शन और यूनियन थे, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन थे, यहाँ दोनों इंटरसेक्शन है, कोई बात नहीं, हमने ये डिस्कस की थी चीज कि ये जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के ऊपर भी लग सकती है, आप दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ने बी को दे दिया ए, उसके बाद ये वाला इंटरसेक्शन, ये जो है आपके पास ये वाला इंटरसेक्शन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया इट्स ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बताइए इज इट क्लियर? आई यहां तक बात समझ बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इज इट ओके और नॉट? अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको a माइनस बी लिख लूं क्या वापस? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, हो गया प्रूफ प्रॉपर्टी से, पक्का? भाई कितने लोगों को समझ आया? अच्छा चलो अब हाथ खड़े करो, तुमसे बात कर लेते हैं 2 मिनट। कितने लोगों को समझ आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, मजबूरी नहीं है, जल्दी से, बस 2-3 लोगों को ही। अच्छा, और अर्पित, आर्यन, कार्तिक, भाई क्लियर है? गुरमीत इजंट, हर शब्द बताओ भाई, हर शब्द क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात समझ? ये प्रॉपर्टीज हैं गुरमीत और हर शब्द, आपने नहीं बताया भाई, इज इट क्लियर? सेकंड स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, हाँ बिल्कुल बता रही हूँ, हाँ बिल्कुल बता रही हूँ, मैंने तभी करके पूछा है कि भाई क्लियर है, नहीं तो तभी आगे चलेंगे। अब इसके अंदर देखना जरा, सेकंड स्टेप के अंदर ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट था, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ में, क्योंकि मेरे को खोलना पड़ेगा ना, ये तो ऐसे फंसा रहेगा, ये इसके साथ इसके अंदर ही रहता जाएगा, हम अगर खोलेंगे अलग अलग सेट निकालेंगे तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको मैंने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, कहां से आया आपके पास? डी मॉर्गन्स लॉ से। अभी आपको सिखाया प्रॉपर्टीज है ना ये सारी, अब हमने प्रॉपर्टीज करी है, अब इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बता रही हूँ, वेन डायग्राम भी बता रही हूँ, पहले आप ये भी देख लो, ये भी मैंने कहा कि हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, फिर ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पड़ा है, ये सेम इंटरसेक्शन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से आ गया a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये वाला सेकेंड लास्ट स्टेप जो है वो बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब क्लियर हुआ ये कि क्या कह रहा है वो? अब दूसरा, इसी क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हैं? कोड डेफिनेशन से, हमें नहीं करना, इसी क्वेश्चन को हमने किससे करना है आगे? जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका है वेन डायग्राम, उठा लीजिए, वेन डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। तो जब हम वेन डायग्राम से इसको करेंगे, अब मैं इसको रब कर रही हूँ वेन डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब देखिए 3 सेट्स आपको दिए हुए हैं उसने, इसको मैंने ए बी और सी ले लिया। जब आप बी यूनियन सी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जब बी यूनियन सी करेंगे तो ये सारे का सारा आएगा, दिस इज योर बी यूनियन सी वेन डायग्राम से, यू कैन इंटरप्रेट, यू कैन जज, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। अब ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बता रही हूँ, ए माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आएगा? ए में से बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब ये वाले एलिमेंट चले गए तो सिंपली यही आ जाएगा। लेकिन देखो
ये चीज क्या रहती है कि कई बार वेन डायग्राम को शो करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि इस क्वेश्चंस में नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब ये आपका कौन सा साइड था, लेफ्ट हैंड साइड हमने शो किया, ये हमारे पास A माइनस बी यूनियन C आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे ये लाल रंग तो बहुत खतरनाक सा दिख रहा है भाई, चलिए पहले व्हाइट से ही हम अपने वो बनाते हैं। अब सेकंड वाला राइट हैंड साइड देखते हैं, आप इक्वल कर पा रहे हैं इसको, ये A, ये B और ये C। अब बताइए A माइनस बी, अगर आप A माइनस बी करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, तो मैं A माइनस बी बना रही हूँ सिर्फ, और डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ इसके अंदर। A माइनस बी जब मैंने बनाया तो मैंने ये बना दिया, मैं सिर्फ B की बाउंड्री से बाहर जा रही हूँ, ये देखिए C को बॉदर नहीं कर रही हूँ अभी। फिर उसके बाद जब आपने इसके अंदर, चलिए अब ब्लू लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब उसके बाद उसने बोला A माइनस बी, फिर उसने बोला A माइनस सी, A माइनस सी देख रहे हैं, A माइनस सी, तो अगर हम A माइनस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन C, तो क्या हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे। अब मैं C की बाउंड्री लगा रही हूं A माइनस सी, पता चल रहा है, C की बाउंड्री पे A माइनस सी। अब अगर आप कॉमन एरिया देखोगे, कॉमन एरिया तो कुछ एरिया ऐसा था यहाँ पर, ये ब्लू वाला एरिया जो सिर्फ इधर वाले पोर्शन में था, ये येलो वाला एरिया सिर्फ इधर वाले पोर्शन में था, जो दोनों का कॉमन पोर्शन था। तो अगर हम A माइनस सी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी बात करेंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, यही वाला एरिया आएगा। अब बताइए वेन डायग्राम से क्लियर हुआ ये। तो यही तीन तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो कोर वैल्यू से जो आप बहुत कम यूज करेंगे, जो कोर डेफिनेशंस हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, इस तरह से भी आपको आना चाहिए, और वेन डायग्राम से भी जस्टिफाई हो रहा है। बताइए भाई यहां तक क्लियर है, इज इट ओके? ठीक है, अब आपको दो तीन क्वेश्चंस मैं लिख दे रही हूँ, आप एक बार लिख ही लीजिए उनको, तो ये आप घर से प्रैक्टिस करेंगे इसको विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज और वेन डायग्राम, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो आप ये देख लेना कि उसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं लिख कर ही भेज दूंगी ग्रुप में, फिर उसको आप ट्राई कर लेना आज। तो यहाँ तक आपका मेन जो इम्पोर्टेंट बेसिक रिजल्ट्स थे सारे सेट्स के, वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट जाते जाते हम डिस्कस कर लेते हैं, आप ही बताइएगा मुझे, ये A is contained in B, अरे बड़ा खतरनाक कलर आ गया है, तो A is contained in B अगर है, अगर आपके पास है A is contained in B, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि A का कॉम्प्लीमेंट, A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कंटेन्ड इन B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। A is contained in B implies A का complement is containing B complement। इसको वेन डायग्राम से सोचना कि this implies this or not, आप खुद सोचो, यूनिवर्सल सेट है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन एक बात सुन लेना मेरी ध्यान से, एग्जाम्पल्स पेपर में नहीं लिखते हैं, अगर हमें वो आपसे प्रूफ करना पूछता है, अगर डिसप्रूव करना है किसी चीज को तब आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन अगर प्रूव करना है कि ये ट्रू है, अगर वो कहता है कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट, तब आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन अगर प्रूफ करना होता है तो आइदर यू विल शो विद द वेन डायग्राम, और यू विल शो विद द प्रॉपर्टीज, और यू विल शो विद द डेफिनेशंस, तीनों में से कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हो। चलो इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक मिनट और दे दीजिए मुझे, मेरी भी अभी अगली क्लास है। A जो है वो आपके पास है 2 3, B जो है वो आपके पास है 4 5। अच्छा हमने तो ये कंडीशन दी ना, A इज कंटेन्ड इन B, अरे A जो है वो है आपके पास 2 और 3, ये ले लिया मैंने A। अब अगर आप B लेते हो, B में लिख रही हूँ 2 3 और 4, 5 भी लिख लेते हैं चलो। अब A का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, अब वो चीज आपको पता है,
2 3 को छोड़कर बाकी सारे होंगे 1 4 5 और 6। और बी का कॉम्प्लीमेंट लेके देखना जरा, बी के कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी सेट बड़ा था तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कम हो जाएंगे एलिमेंट्स, कम हो जाएंगे ना। देखो बी हमारे पास 2 3 4 5 था तो ठीक है, अब बी के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा और 6 आएगा। क्या बी सबसेट हो गया ए का? हाँ 1 और 6 आएंगे। क्या बी सबसेट हो गया बच्चे ए का? ठीक है, बताइए इज इट क्लियर? तो आपका लास्ट टॉपिक इसका रह गया, वो हम कल के लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली खत्म कर देंगे और ये आपका सेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन विल गो फॉर द रिलेशंस। और अभी कोई डाउट है तो बताइए।